हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का एजेंडा है कि हम रेशियो एनालिसिस का सेकंड एग्जांपल सॉल्व करें। तो इसके पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि पिछले वीडियो में जैसा मैंने आपको कहा था कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एग्जाम्पल की या प्रॉब्लम की लिंक दी हुई है। सबसे पहले वो प्रॉब्लम आपको अपने कॉपी पे लिखना है और उसके बाद इस वीडियो को मीन्स यहाँ किए हुए आंसर्स को उस एग्जाम्पल से कोरिलेट करने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले अभी मैं ये मान के चलती हूँ कि आपने एग्जाम्पल अपनी कॉपी में लिख लिया। तो अब हमारे पास जो एग्जाम्पल है उसमें हमें इंद्रजीत टूल लिमिटेड का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत आने वाले रिकॉर्ड्स के अलग अलग आइटम्स दिए हुए हैं। बट आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आइटम्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं फुल्ली अनऑर्गेनाइज्ड है। मीन्स यहाँ ना हमें पीएल अकाउंट दिया हुआ है ना बैलेंस शीट दी हुई है। अब अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में हमको यहाँ पे आइटम्स प्रोवाइड किए गए हैं और उन आइटम्स के हिसाब से हमें रेशियोज को कैलकुलेट करना है। तो जब हमें ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ हो कि जहां हमें अनऑर्गेनाइज्ड वे में इंफॉर्मेशन दी हुई है और रेशियो कैलकुलेट करना है, तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें कौन कौन से रेशियोज को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ हमें पूछा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर ऑफ वर्किंग कैपिटल रेशियो। तो इन सब रेशियोज के लिए सबसे पहले तो हम पहला ही रेशियो मान के चलते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसके लिए हमें इस फॉर्मूले की या इस रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट क्या होगी? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखिए अपने पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है, क्या हमें क्लियरली वहां कहीं भी ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है? नहीं। तो फिर अब हमें क्या करना पड़ेगा? ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बार बार या फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए बाजू में वहां वर्किंग नोट बनाने के बजाय सीधा और सरल हमारे पास एक ही उपाय है कि हम यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट या जिसको रेवेन्यू स्टेटमेंट बोल सकते हैं वो फॉर्म कर ले या तैयार कर ले। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। यहाँ मैंने एक फॉर्मेट बना रखा है जहाँ आपने हेडिंग डालना है इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2008 पर्टिकुलर्स रुपीज। अब इसमें जो भी वैल्यू या आइटम्स आएंगे वो हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट गिवन है जिसके हिसाब से ही हमें इनकम स्टेटमेंट यहाँ पर बनाना है। तो सबसे पहला क्या आएगा उसमें? सेल्स। अब यहाँ पे हम इनकम स्टेटमेंट को बनाने के लिए तैयार या इनकम स्टेटमेंट हम तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहला इसमें आएगा सेल्स। अब सेल्स के लिए या सेल्स की जो वैल्यू दी हुई है वो हम डायरेक्टली सेकेंड कॉलम में लिखेंगे जो यहाँ हमें दी हुई है 8 लाख रुपीज। उसके बाद सेल्स में से हमें यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ऑलरेडी बोला हुआ है कि लेस कीजिए COGS या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? परचेस या ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले, फिर उसमें हम ऐड करेंगे परचेस। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट वेजेस होगा तो वो भी हम उसमें ऐड करेंगे। और ये जो एडिशन करने के बाद एक होल अमाउंट हमें मिली है उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को हम लेस करेंगे। तो सबसे पहले अब हम यहाँ लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंतर्गत यहाँ लिख लेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट है 1,90,000। उसके बाद परचेस की अमाउंट दी हुई है 5,20,000। अब यहाँ पे जो एग्जांपल हमारे पास है इसमें हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ नहीं है, तो वो भी हमने यहाँ ऐड किया होता। तो अब हम इसी का एक ब्लॉक बना लेंगे एडिशन करके, तो उसकी अमाउंट आएगी 7,10,000 रुपीज। अब इसमें से लेस क्या किया जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट दी हुई है 1,70,000। अब यहाँ 7,10,000 में से हमें 1,70,000 माइनस करने के बाद मिलेगा 5,40,000। और ये जो 5,40,000 अमाउंट है ये है COGS की अमाउंट 5,40,000 रुपीज।
रुपीज। अब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? सेल्स माइनस COGS। तो सेल्स लेस COGS मीन्स अब यहाँ जो हमें वैल्यू मिल रही है वो है ग्रॉस प्रॉफिट 2,60,000। ये हमारी मेन, ये कैलकुलेट करने के पीछे, ये जो सेल्स माइनस COGS करने के पीछे हमारा मेन उद्देश्य क्या था? हम ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट कैलकुलेट कर सके या डिटरमाइन कर सके। तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ हासिल कर लिया जो मिला 2,60,000 रुपीज। अब ग्रॉस प्रॉफिट मिलने के बाद हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 3 एक्सपेंसेस का अंतर्भाव होता है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंस एक्सपेंसेस। तो इनमें से हमें कौन कौन से दिए हुए हैं? सबसे पहले नंबर पे हमें दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। तो वो लिख लेंगे, कितनी है इसकी अमाउंट? 1,20,000। उसके बाद अब यहाँ पर जैसे मैंने अभी 2 मिनट के पहले बोला कि 3 टाइप के एक्सपेंसेस हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंस एक्सपेंसेस। बट इस एग्जांपल में हमें सेलिंग एक्सपेंसेस अलग बताए हुए हैं और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अलग बताए हुए हैं। तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलग अलग हम यहाँ लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस की अमाउंट है 80,000। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की अमाउंट दी हुई है 20,000, 1,20,000 प्लस 1 लाख। तो इसका बाहर अमाउंट आएगा 2,20,000। और ये जो 2,20,000 है ये होल अमाउंट है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। मीन्स ये जो हमने यहाँ पे एक ब्लॉक तैयार किया है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, उसकी अमाउंट कितनी है? 2,20,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर हमने लेस कर दिए तो यहाँ हमारे पास बचे 40,000 और ये 40,000 है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये वैल्यू क्या शो कर रही है? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और अब इस नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से या इस नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यहाँ लिख लेते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में यहाँ हमें कोई आइटम्स बताया गया है क्या? अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, मींस सेल्स माइनस COGS हमें करना है, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करना है। बट कभी कभी हो सकता है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस केवल एक ही आइटम दिया हुआ हो। तो वैसे ही अब हमारे पास लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का एक यहाँ पे हेड बताया हुआ है। पर क्या हमारे एग्जाम्पल में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं? तो हाँ, एक एक्सपेंसेस हमें ऐसा बताया है जो नॉन ऑपरेटिंग फॉर्म का है। तो कौन सा एक्सपेंसेस है वो? लॉस ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो वो भी हम यहाँ लिखेंगे लॉस ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसकी वैल्यू है 5,000। तो 5,000 40,000 में से लेस कर देंगे, हमारे पास अभी वैल्यू बची 35,000। अब 35,000 वैल्यू हमारे पास आने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। इसमें ऐड करना है अब हमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। फिर से हम देखेंगे कि क्या हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम का कोई आइटम है। तो हाँ, एक आइटम यहाँ हमें दिया हुआ है प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड असेट। प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड असेट। अब प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड असेट की अमाउंट है 15,000। और यहाँ पर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करने के बाद हमारे पास अमाउंट बची थी 35,000। उसमें हमने क्या ऐड किया? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो 50,000 की अमाउंट है, 50,000 की अमाउंट है, ये शो कर रही है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब अगर हमारे पास टैक्स की कोई प्रोविजन अवेलेबल है गिवन इंफॉर्मेशन में तो वो हम यहाँ से लेस करेंगे, और अगर नहीं है तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अनुसार लेस टैक्सेशन यहाँ नील करके 50,000 की अमाउंट जो भी हमारे पास आई है ये होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और यहाँ पे हमारा जो रेवेन्यू
स्टेटमेंट। अब इस इनकम स्टेटमेंट से हमें रेशोज कैलकुलेट करने हैं, जो यहाँ से हमें आइटम लेने हैं और रेशोज के फॉर्मूलाज में डाल के रेशो का कैलकुलेशन करना है। तो हमारा आज के वीडियो का नेक्स्ट एजेंडा है इसी एग्जाम्पल के अंतर्गत आने वाले या उससे पहले अब यहाँ पे कंफ्लिक्ट निर्माण हो सकता है क्या, कि जब हमने पिछले वीडियो में नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का यूज करके रेशो कैलकुलेट किया था, तो वहां हमने नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम किया था। बट यहाँ पर स्टेटमेंट फॉर्मेट में तो हमने उल्टी प्रोसीजर की है। यहाँ हमने नेट ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस किए और यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दिए। ऐसा क्यों? तो इस कंफ्लिक्ट का आंसर ये है कि वहां हमें ऑलरेडी ये वाली अमाउंट गिवन थी, नेट प्रॉफिट वहां गिवन था और हम उल्टी प्रक्रिया करते जाके ये वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे थे, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाह रहे थे, इसीलिए हमने इस प्रक्रिया को उल्टे स्वरूप में लिखा। तो आपको याद में रखना है कि जब हम फॉर्मूले के हिसाब से मीन्स हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है और अदर इंफॉर्मेशन भी गिवन है, तो ऐसे समय पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला में हमें लिखना है नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और जब हम स्टेटमेंट फॉर्मेट से वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो उस समय हम इस प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे या इस प्रक्रिया को अपनाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमारा सेकंड एजेंडा है कैलकुलेशन ऑफ रेशोज। यहाँ हम वेरियस काइंड्स ऑफ रेशोज को कैलकुलेट करने की कोशिश इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पर करेंगे। तो सबसे पहला रेशो कैलकुलेट करने बोला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए और उसके बाद सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है क्या? हाँ, पहले जो एग्जांपल गिवन था उसमें था क्या? नहीं, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया? इनकम स्टेटमेंट तैयार किया। तो अब यहाँ पे जो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखा है बस वहां से वैल्यू उठाएंगे और फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया है हमारे कैलकुलेशन के बाद? 2,60,000 डिवाइडेड बाय सेल्स की वैल्यू 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 32.5%। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कितना आ गया हमारा? 32.5%। और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाइड बाय 100 किया है, इसीलिए परसेंटेज का चिन्ह या साइन हमें बिना भूले वहां लगाना है। उसके बाद सेकंड कैलकुलेशन क्या करने बोला है? ऑपरेटिंग रेशो। सेकंड नंबर पे हमें कैलकुलेशन की मांग एग्जांपल कर रहा है ऑपरेटिंग रेशो। अब ऑपरेटिंग रेशो के लिए फॉर्मूला है COGS मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये जो यहाँ पे सेल्स गिवन है इसमें कोई भी रिटर्न माइनस करने के लिए या रिटर्न का आइटम वहां पे बताया नहीं था। तो ये जो सेल्स है ये अपने आप में नेट सेल्स है। अगर हमें सेल्स रिटर्न वहां दिया हुआ है तो वो वैल्यू उसमें से लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो नेट सेल्स होगी। बट कुछ अगर बताया नहीं है तो जो ऑलरेडी दी हुई वैल्यू है वो ही नेट सेल्स यहाँ पे हम अज्यूम करके चलेंगे। उसके बाद ऑपरेटिंग रेशो में अब ये फॉर्मूले में जो जो रिक्वायरमेंट है इनकी COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, क्या हर वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है? तो हाँ, हमारे इनकम स्टेटमेंट में हर वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें? COGS। देखिए COGS की अमाउंट कितनी है? 5,40,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ हमने एक अलग ब्लॉक ही बना रखा है, कितना है? 2,20,000 और उसके बाद सेल्स की अमाउंट है 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7,60,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 और इसका आंसर आएगा 95%। मींस कैलकुलेशन के बाद हमारा ऑपरेटिंग रेशो कितना शो कर रहा है? 95%। और अब आप लोगों को पहले 5 मिनट में जो हमने एक सरल तरीके से इनकम स्टेटमेंट बनाया उसकी वैल्यू समझ आ रही होगी कि हमने जो 5 मिनट पहले के लगाए वो अब हमारे नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए या जो मेन कैलकुलेशन है उसके लिए कितना मददगार साबित
है। और ये कहीं भी एग्जाम्पल में आपको बोला है क्या कि आप यहाँ पे रेवेन्यू और इनकम स्टेटमेंट बनाइए करके? नहीं, ये हमें कॉमन सेंस है कि हमें किस चीज की जरूरत है। और मैक्सिमम चीजों का यहाँ पे वर्किंग नोट बनाने के बजाय हम वहाँ इनकम स्टेटमेंट अगर बना लेते हैं तो कैलकुलेशन के लिए हमें बहुत मदद हो जाती है। तो 2 रेशो यहाँ हमने कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद तीसरा रेशो पूछा है स्टॉक टर्नओवर रेशो। स्टॉक टर्नओवर रेशो। अब स्टॉक टर्नओवर रेशो जब पूछा है तो इसका फॉर्मूला COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। अब COGS ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है, कितना है 5,40,000। उसके बाद एवरेज स्टॉक अब हमें निकालना पड़ेगा। तो आपके पास जो एग्जांपल है उसमें ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। और ये वर्किंग नोट हमें हमारे एग्जांपल में लिखनी है। जहां भी आप एग्जांपल का आंसर लिखेंगे वहां आपने वर्किंग नोट दिखाना है कि हमने खुद यहाँ कैलकुलेशन करके एवरेज स्टॉक की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो सबसे पहले वर्किंग नोट में यहाँ लिखेंगे एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। अब ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1,90,000 प्लस 1,70,000 डिवाइडेड बाय 2। तो 1,90,000 प्लस 1,70,000 मीन्स 3,60,000 डिवाइडेड बाय 2। तो इसकी डायरेक्ट अमाउंट में यहाँ लिख देती हूँ 1,80,000 रुपीज। तो 1,80,000 अब हमारे पास है एवरेज स्टॉक। और एवरेज स्टॉक की अमाउंट अगर हम यहाँ लिख देंगे तो हमारे फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। और 18 3 54, तो यहाँ पे आंसर आएगा 3 टाइम्स। तो थर्ड जो रेशो कैलकुलेट करना था स्टॉक टर्नओवर रेशो, इसकी हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिली है वो है 3 टाइम्स। और यहाँ पे इन्वेंटरी रेशो या स्टॉक टर्नओवर रेशो को हम टाइम्स में दर्शाते हैं, इसीलिए हमने वहाँ पे लिखा 3 टाइम्स। अब इसके बाद के जो रेशो हमें पूछे गए हैं उसमें है टर्नओवर ऑन वर्किंग कैपिटल रेशो। तो अब इसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी और टर्नओवर पता करना पड़ेगा। तो क्या हमारे गिवन एग्जांपल में हमें P&L अकाउंट से संबंधित या उसे छोड़ के अन्य कोई वैल्यूज दी हुई है? तो हाँ, वहाँ हमें करंट असेट, करंट लायबिलिटीज और फिक्स असेट भी दिया हुआ है। तो वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, क्योंकि वर्किंग कैपिटल निकलेगा करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करके। तो इसीलिए चौथा फॉर्मूला यहाँ हम लिखेंगे टर्नओवर ऑफ वर्किंग कैपिटल। टर्नओवर ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब टर्नओवर ऑफ वर्किंग कैपिटल को लिख के यहाँ इसका फॉर्मूला है सेल्स और COGS डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। अब यहाँ फॉर्मूले में खुद ही इन्होंने अपने आप में 2 चीजें हमें बता दी कि या तो सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल कीजिए या तो COGS डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल कीजिए। तो हम दोनों तरीके से एग्जांपल को सॉल्व कर लेंगे, केवल 2 मिनट लगने वाले हैं हमें, इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट इसमें हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेल्स और दूसरे में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू COGS। तो सेल्स कितना है हमारे पास 8 लाख दिया हुआ है, लेकिन अब इस फॉर्मूले को सेटिस्फाइड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, वर्किंग कैपिटल। तो हम यहाँ पर साइड में एक छोटी सी फिर से वर्किंग नोट बना लेंगे और वर्किंग नोट बनाने के बाद वर्किंग कैपिटल करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो अब वर्किंग कैपिटल के लिए करंट एसेट हमें एग्जांपल में ऑलरेडी गिवन है, कितना दिया हुआ है 3,10,000 माइनस करंट लायबिलिटी कितनी दी हुई है 1,50,000। तो हमारे पास करंट या वर्किंग कैपिटल की अमाउंट आ गई 1,60,000। तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करने के बाद अब हमारे वर्किंग नोट के थ्रू हमने यहाँ हासिल किया वर्किंग कैपिटल। तो सेल्स ऑलरेडी हमें पता है 8 लाख है और उसके बाद यहाँ पे हमें वर्किंग कैपिटल कितना मिला 1,60,000। तो इजीली हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी और हमें यहाँ पे जो भी रेशो का आंसर मिलेगा वो होगा 5 टाइम्स। मींस टर्नओवर ऑफ वर्किंग कैपिटल रेशो अकॉर्डिंग टू सेल्स
निकाल लिया 1,60,000, इसका आंसर आएगा 3.38 टाइम्स। तो अब यहाँ पे हमने दो आंसर निकाल लिए, एक तो टर्नओवर ऑफ वर्किंग कैपिटल अकॉर्डिंग टू सेल्स और टर्नओवर ऑफ वर्किंग कैपिटल अकॉर्डिंग टू COGS। इसके बाद जो फॉर्मूला हमें पूछा है वो है टर्नओवर ऑफ फिक्स असेट रेशो। फिफ्थ नंबर पे पूछा है टर्नओवर ऑफ फिक्स असेट। टर्नओवर ऑफ फिक्स असेट के लिए हमें चाहिए फिक्स असेट, तो फिक्स असेट की अमाउंट भी आपको अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में जो एग्जांपल दिया है उसमें नीचे दी हुई है। तो इसके लिए टर्नओवर ऑफ फिक्स असेट के लिए फॉर्मूला है सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स असेट। अब दोनों अमाउंट हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पे सिर्फ हमें वैल्यू डालना है। सेल्स कितना है 8 लाख डिवाइडेड बाय फिक्स असेट 3,20,000 और इसके बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी वो होगी 2.5 टाइम्स। तो यहाँ पर टर्नओवर ऑफ फिक्स असेट रेशो का कैलकुलेशन करने के बाद हमने वैल्यू फाइंड आउट की 2.5 टाइम्स। और सबसे आखिरी में छठा रेशो आपको पूछा है या 6 नंबर पे पूछा है करंट रेशो। तो करंट रेशो जैसे कि अगर P&L अकाउंट से हमें रेशो फाइंड आउट करने बोल रहे हैं तो वहां पे इजीएस्ट 2 रेशो होते हैं जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो है। वैसा ही जो बैलेंस शीट के हिसाब से या बैलेंस शीट में से हमें आइटम्स लेके जो रेशो को कैलकुलेट करना होता है उसमें सबसे सरल रेशो है करंट रेशो, जिसका यहाँ पे फॉर्मूला है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो ये अमाउंट भी हमारे पास अवेलेबल है। करंट एसेट दिया हुआ है 3,10,000 और करंट लायबिलिटीज दी हुई है 1,50,000। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा 2.07:1। करंट रेशो को दर्शाने का हमारा तरीका इस 2 में है, इसीलिए हमने यहाँ लिखा करंट रेशो इक्वल टू 2.07:1। तो आज हमने सेकेंड एग्जाम्पल को सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बना के वैल्यू कैलकुलेट करके या वैल्यू फाइंड आउट करके उसके हिसाब से रेशो फाइंड आउट करने की कोशिश की। आशा है आपको ये समझ आया होगा।